करते हैं अपने आगे के टॉपिक को। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में चर्चा की थी और देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कैसे होती है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा था, ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा था, गेन कर रहा था एटमॉस्फेयर से, तो प्लांट में इन गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है उसी को हमको स्टडी करना था और हमने फिगर ड्रा करके उस टॉपिक को वहीं रोक दिया था और कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखेंगे। आइए वहीं से उस टॉपिक को हम फिर से शुरू करते हैं। ओके, नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, कैसे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और कैसे प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर रहा है, इसी को हमें देखना था। तो हमने कहा था कि प्लांट की जो लीफ होती है उससे बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उस पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। आपके स्टेम पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टोमेटा की संख्या पाई जाती है वो है आपका लीफ। लीफ पर स्टोमेटा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है, लीफ से होता है। तो लीफ से गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, कैसे गैस इंटर करेगी, कैसे बाहर निकलेगी, उसी पे हमको बात करना था। बात समझ आ रही? देखिए, तो हमने देखा था स्टोमेटा फिगर में, इस तरह से हमने फिगर ड्रा किया था। This is God cell, stomata, this is subsidiary cell, it is called nucleus और इसको हमने जो है क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया था। हम ये देख रहे थे कि स्टोमेटा के द्वारा जो है गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे गैस जो है ऑक्सीजन जो इंटर करता है, CO2 बाहर निकलता है, ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, इसी को हमको यहाँ देखना था। अब तो हमने कहा था कि जितने लीव्स होते हैं उस पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा और उसी स्टोमेटा से गैसों का एक्सचेंज होता है। ऐसा नहीं कि पोर्स जो है सिर्फ लीफ पे होते हैं, पोर्स जो स्टोमेटा है वो आपके स्टेम पर भी पाया जाता है, लेकिन लीफ पर ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए गैस का जो मैक्सिमम एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है, लीफ के द्वारा होता है। अब देख कैसे हो रहा है गैस का एक्सचेंज। देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं, दिस इज क्लोज स्टोमेटा, यहाँ स्टोमेटा क्लोज है और यहाँ जो स्टोमेटा है वो ओपन है। ठीक, अब स्टोमेटा कैसे बंद होगा, कैसे खुलेगा, इस पे बात करनी है। तो स्टोमेटा का खुलना बंद होना, इसके बारे में
अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग कंसेप्ट दिए। कुछ साइंटिस्टों ने ये कहा कि चूंकि इस प्लांट के अंदर गट सेल के अंदर आप ये देख रहे हैं, इसको हमने लिखा है क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए। तो कुछ साइंटिस्टों का ये कहना था, स्पेशली वान मोल, ही वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने ये कहा, वान मोल साहब ने, वान मोल साहब ने ये कहा कि चूंकि गट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, अगर गट सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई तो यहाँ फूड का फॉर्मेशन होगा, और फूड का फॉर्मेशन अगर यहाँ हुआ तो ये यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ा तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर यहाँ कंसंट्रेशन सब्सटेंस का ज़्यादा हुआ, यानी वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगा, उसकी तुलना में यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ऐसे समझिए चीनी पानी का सोल्यूशन है, अगर चीनी पानी के सोल्यूशन में दो सोल्यूशन आपने तैयार किया, एक में अगर आपने चीनी ज़्यादा मिला दी और एक में चीनी कम मिलाई, तो जिसमें आपने चीनी ज़्यादा मिला दी वो ज़्यादा कंसंट्रेट हो गया, यानी चीनी मिला देने से उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, वाटर कम हो गया, और जिसमें आपने चीनी की मात्रा कम रखी थी उसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या था, ज़्यादा था। ठीक वही यहाँ पे है, यहाँ पर जब फूड का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ा, सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ा, लेकिन जो वाटर था उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। उसकी तुलना में यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर का क्या है, वो ज़्यादा है। तो अगर यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो यानी अगर यहाँ पे सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हम कहेंगे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ वाटर की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड का फॉर्मेशन हुआ, और जब फूड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और इसकी तुलना में यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे सब्सटेंस की मात्रा बढ़ गई तो इस यहाँ पे जो गट सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और गट सेल का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर जो है सब्सिडरी सेल से गट सेल में इंटर करेगा, और जब गट सेल में इंटर करेगा तो हमारी गट सेल जो है वो टर्जिड स्टेज में आ जाएगी, टर्जिड स्टेज में आ जाएगी। और जब टर्जिड स्टेज में आ जाएगी तो जब गट सेल के अंदर वाटर भरना शुरू हो जाएगा, वाटर जब भर जाएगा तो जो वाटर है इसका प्रेशर जो है इस एक्सटर्नल वॉल पे लगेगा। गट सेल में जब वाटर भर गया तो वाटर भर जाने का जो वाटर का जो प्रेशर होगा वो किधर लगेगा, एक्सटर्नल वॉल पे लगेगा। आप ऐसे समझिए, बलून है, बलून के अंदर आपने ईयर डाला, और जब ईयर डाला तो ईयर डालने के कारण जो था, जो बलून की आउटर वॉल थी उस पर प्रेशर पड़ने लगा, जिसके कारण जो था बलून फूल गया। बलून फूल गया क्यों, क्योंकि जो उसका आउटर वॉल था उससे प्रेशर जो था ईयर का वो बढ़ता चला गया। ठीक वही चीज़ यहाँ भी, जब यहाँ वाटर बढ़ता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, तो वाटर भरने से ये आपकी जो गट सेल है वो टर्जिड स्टेज में आ जाएंगी, और जब टर्जिड स्टेज में आ जाएंगी तो जो यहाँ वाटर है, ये जो आउटर की वॉल है इस पर प्रेशर डालेगा। ऐसे इधर देखिए प्रेशर पड़ रहा है, इधर भी प्रेशर पड़ रहा है, ये देखिए। तो जब ये प्रेशर पड़ेगा तो जो ये पोर्स है जिसको आप स्टोमेटा कह रहे हैं ये खुल जाएगा, खुल जाएगा तो यहाँ से गैस का एक्सचेंज क्या होगा, वो शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? ये कंसेप्ट दिया था वान मोल साहब ने, लेकिन इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, इसको बहुत ज़्यादा साइंटिस्टों ने स्वीकार नहीं किया। जो सबसे मान्य कंसेप्ट था जिसको अधिकांश साइंटिस्टों ने जो है स्वीकार किया वो था प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्टिव पोटेशियम आयन मैकेनिज्म। तो ये जो एक्टिव पोटेशियम आयन जो मैकेनिज्म था इसको अधिकांश साइंटिस्टों ने मान्यता दी। तो हम देखते हैं कि एक्टिव पोटेशियम आयन मैकेनिज्म क्या है, आइए देखते हैं। एक्टिव पोटेशियम आयन जो मैकेनिज्म था, एक्टिव पोटेशियम मैकेनिज्म, ये क्या था? इस कॉन्सेप्ट को दिया था लेविट नामक साइंटिस्ट ने, लेविट। एक्टिव पोटेशियम आयन मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था
इसको दिया था लेविट नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो ये गर्ड सेल है, इस गर्ड सेल के अंदर जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। यानी जब सनलाइट, सुबह जब सूरज निकलता है, सनलाइट जब मिलती है, तो सनलाइट मिलने से इसके अंदर जो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? मैलिक एसिड। देखिए मैलिक एसिड। लेविट साहब ने क्या कहा कि जो गर्ड सेल है, सनलाइट मिलने पर यहां पर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो मैलिक एसिड जो है वो टूट जाता है मैलेट आयन प्लस H+ आयन। ये मैलिक एसिड ये टूट जाएगा मैलेट आयन एंड H+ आयन। चूंकि एसिड है तो H+ आयन देगा। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H+ आयन को रिलीज करता है। तो चूंकि मैलिक एसिड ये टूट गया मैलेट आयन और H+ आयन में। H+ आयन जो यहाँ बना वो यहाँ से निकल करके चला जाएगा सब्सिडियरी सेल में। जरा समझिए, ये H+ आयन ये कहाँ गया? सब्सिडियरी सेल में। सब्सिडियरी सेल में H+ आयन यहां से निकल के चला गया सब्सिडियरी सेल में। H+ आयन जो बना यहां पे, और यहां जो पोटेशियम आयन था वो यहां से इंटर कर गया यहां पे। मेरी बात समझ आ रही है? जब पोटेशियम आयन यहां इंटर करेगा तो जो पोटेशियम आयन जो था वो इस मैलेट आयन से मिल करके बना देगा पोटेशियम मैलेट, और जब पोटेशियम मैलेट यहां बन जाएगा तो यहां का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जब पोटेशियम मैलेट बनेगा तो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वाटर जो है सब्सिडियरी सेल से निकल करके इस गर्ड सेल में आएगी। वाटर सब्सिडियरी सेल से निकल करके गर्ड सेल में आएगी, और जब गर्ड सेल में आएगी तो यहाँ पर गर्ड सेल में जब वाटर भरने लगेगा तो आपकी जो गर्ड सेल है वो टर्जिड स्टेज में आ जाएंगी, और जब टर्जिड स्टेज में आ जाएंगी तो जो आउटर वॉल है इस पे जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो स्टोमेटा खुल जाएगा। स्टोमेटा खुल जाएगा तो गैसों का एक्सचेंज क्या होगा? वो शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? नो, फिर से देखिए एक बार इसको, फिर से देखिए इसको हो क्या रहा है। हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए मैलिक एसिड ये सनलाइट, मैलिक एसिड ये टूट गया मैलेट आयन एंड H+ आयन में। H+ आयन में H+ आयन ये गया सब्सिडियरी सेल में, और सब्सिडियरी सेल से जो पोटेशियम आयन था, जो पोटेशियम आयन ये इंटर किया आपके गर्ड सेल में। गर्ड सेल में इंटर करके ये बनाएगा पोटेशियम मैलेट, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन। मेरी बात समझ आई? फिर से देखिए एक बार। एक्टिव प्रोटॉन मैकेनिज्म क्या है? इसको सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया। ये कंसेप्ट दिया था लेविट नामक साइंटिस्ट ने। ये साइंटिस्ट जो लेविट साहब हैं ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट के प्रेजेंस में इस गर्ड सेल के अंदर जो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जो मैलिक एसिड गर्ड सेल के अंदर बन रहा है ये मैलिक एसिड इसी गर्ड सेल के अंदर टूट जाता है पोटेशियम मैलेट आयन एंड H+ आयन में। H+ आयन जो यहाँ बन रहा है वो यहाँ से निकल करके चला जाएगा सब्सिडियरी सेल में, इस सेल में चला जाएगा।
H प्लस आयन यहाँ से निकल करके यहाँ चला गया और इस सब्सिडरी सेल में जो पोटेशियम आयन है वो यहाँ से निकल करके आपके गर्ड सेल में आ जाएगा। तो जब पोटेशियम आयन यहाँ से निकल के जब गर्ड सेल में आ जाएगा तो पोटेशियम आयन यहाँ आकर के इस मैलेट आयन से मिल करके बना देगा पोटेशियम मैलेट, यानी यहाँ पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन हो गया। और जब पोटेशियम मैलेट बनेगा तो इस गर्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और गर्ड सेल का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो जो वाटर है वो सब्सिडरी सेल से गर्ड सेल में इंटर करने लगेगा। वाटर जब सब्सिडरी सेल से गर्ड सेल में इंटर करेगा तो आपकी जो गर्ड सेल है वो टर्जिड स्टेज में आ जाएंगे। टर्जिड स्टेज में आ जाएंगी और जब टर्जिड स्टेज में आ जाएंगी तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। टर्गर प्रेशर कहाँ लग रहा है? जो आपकी गर्ड सेल की जो आउटर वॉल है इस वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर जो आउटर वॉल है यहां जो प्रेशर लग रहा है दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। जब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो पोर्स है ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो गैसों का जो एक्सचेंज है वो शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ आई? नौ ये हम पढ़ रहे थे गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा था। तो अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। On the basis of eating food habits, animals can be divided mainly in three categories. First, herbivorous. Second, carnivores. And third is called omnivores. One category I added here that is called sanguivores. Okay. On the basis of eating food habit, हर एनिमल जो है अपना अलग अलग प्रकार के फूड को खाता है, उसकी ईटिंग हैबिट अलग अलग है। कुछ प्लांट को खाते हैं तो कुछ एनिमल को खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सब कुछ खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं एनिमल को भी खाते हैं, उनकी फूड है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ब्लड से अपना भोजन लेते हैं, सिर्फ ब्लड को सक करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग फूड हैबिट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनली थ्री कैटेगरीज: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड लास्ट कैटेगरी which I added here that is called sanguivores. तीन मेन कैटेगरीज है, एक हमने यहाँ एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया that is called sanguivores. हर्बीवोर्स क्या होता है? प्लांट ईटिंग। जो प्लांट ईटर होते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। जो एनिमल ईटर होते हैं एनिमल ईटर्स होते हैं वो सारे कार्निवोर्स कहलाते हैं। और वो एनिमल, वो लिविंग बींग्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, दोनों को फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाते हैं ओमनिवोर्स। ईट बोथ प्लांट्स and plants and animals. और वो एनिमल जो अपना फूड ब्लड से लेते हैं, ब्लड को सक करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंगिवोरस, ब्लड सकर्स।
ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 categories, especially 3 categories. One category I extra added here, and that 3 categories is called herbivores. Herbivores are those animals which are plant eaters, and those animals who animal eaters are called carnivorous, and those animals who eat both plants and animals are called omnivores, and those animals which obtain their food from blood is called sanguivores. जैसे कि आपके बहुत सारे हैं, हिरिडिनेरिया है यानी लीच, आपका लाउस, ये सब ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपना फूड जो है ब्लड से लेते हैं, आपके ब्लड को सक करके लेते हैं. देयरफॉर सच टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स आर कॉल्ड सैंगिवोर्स. ओके, नाउ न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल. हमारे पास दो तरह के एनिमल है, एक सिंपल एनिमल है, एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है. इस दुनिया में सिंपल एनिमल जिसकी सिर्फ एक सेल्स हो, जिसके पास एक सेल हो सिंपल कहलाएगा, और जिसके पास बहुत सारी सेल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा. तो सिंपल एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है और जो आपका कॉम्प्लेक्स एनिमल है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, आइए हम उसी पर बात करते हैं. पहले लिखेंगे न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल. न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स. सिंपल एनिमल्स वो एनिमल्स जिसके पास सिंगल सेल हो. सिंगल सेल हो तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं सिंपल एनिमल्स. और ऐसे एनिमल्स जिसकी बॉडी जो है एक से अधिक सेल से मिलकर बनती है वो एनिमल्स कहलाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. ओके, तो पहले हम बात करेंगे सिंपल एनिमल्स के. तो हमने जैसे पहले कहा कि जो लिविंग बींग्स हैं, जो आपके एनिमल्स हैं, उसमें जनरली होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है. होलोजोइक टाइप का जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है. पहला स्टेप था इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ इज कॉल्ड इजेशन. ठीक. तो जितने भी आपके एनिमल्स हैं उसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है. तो जो अधिकांश जितने एनिमल हैं सब में जो है होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है. अगर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है तो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन जो है इस 5 स्टेप में कंप्लीट होता है. कौन कौन सा स्टेप था? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज कॉल्ड इजेशन. ओके, नाउ तो सिंगल सेल किसके पास है? फाइलम प्रोटोजोआ के पास. फाइलम प्रोटोजोआ वो एनिमल है जिसके पास सिंगल सेल है. तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर कैसे होता है. क्यों? क्योंकि अमीबा भी जो है फाइलम प्रोटोजोआ को ही बिलोंग करता है. आइए न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा न्यूट्रिशन अमीबा, जैसा कि आप जानते हैं कि अमीबा जो है एक सिंगल सेल एनिमल है, उसके पास सिर्फ एक ही सेल है. तो उसके पास भी अमीबा भी अगर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन शो कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस अमीबा के अंदर भी ये 5 स्टेप्स होंगे. लेकिन इंजेक्शन कैसे होगा अमीबा के अंदर? अमीबा के पास तो कोई माउथ है नहीं. जब माउथ है ही नहीं तो वो फूड को बॉडी के अंदर कैसे ले जाएगा? आइए देखते हैं अमीबा फूड को कैसे ग्रहण करता है. देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा.
फूड पार्ट की। तो हम बात कर रहे हैं अमीबा के न्यूट्रिशन की। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है। अगर अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें भी न्यूट्रिशन की वो 5 स्टेप्स होंगे जो कि हायर लिविंग बींग्स में होते हैं। कौन कौन से स्टेप थे? इंजेशन, जिसमें फूड। तो बात चले न्यूट्रिशन की अमीबा के अंदर,
तो जैसे कि हमने कहा था अमीबा में कोई माउथ ऑर्गन तो है नहीं। अगर माउथ ऑर्गन नहीं है तो अमीबा में इंजेक्शन की प्रोसेस कैसे होगी, क्योंकि हमने आपसे पहले भी बताया है कि अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है, और अगर अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो कर रहा है तो इसमें न्यूट्रिशन के वो 5 स्टेप्स होंगे जो हायर एनिमल्स में होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स थे? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड 5th स्टेज इज कॉल्ड इजेशन। तो अब पहला स्टेप इंजेशन कैसे होगा अमीबा के अंदर, क्योंकि अमीबा के पास कोई माउथ ऑर्गन तो है नहीं, माउथ है नहीं, तो फिर इंजेशन कैसे होगा? तो अमीबा के अंदर जो इंजेशन होता है वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से होता है। अमीबा के पास, अमीबा में के साइटोप्लाज्म किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अगर एक डायरेक्शन मूव करता है तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, और ये कब होगा? जब अमीबा के पास फूड पार्टिकल पहुंचेगा। जब अमीबा के पास फूड पार्टिकल पहुंचेगा तो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है किसी एक डायरेक्शन मूव करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। इस फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। इट इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स फूड। इट इज आल्सो द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा। अमीबा जो है इसी ऑर्गन से लोकोमोशन करता है, इसी ऑर्गन की सहायता से अमीबा जो है पानी के अंदर मूव करता है। बात समझ आ रही है? तो कैसे इंजेक्शन हो रहा है? जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास में आएगा, जो अमीबा के नियर अबाउट पास में कोई जब फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा का साइटोप्लाज्म एक डायरेक्शन मूव करके बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, और जो फूड पार्टिकल है वो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर आ जाए, यानी स्यूडोपोडिया का यूज करके अमीबा जो है फूड को कैप्चर करता है। जैसे हम उंगली से, ये फिंगर है, फिंगर से किस सबस्टेंस को पकड़ते हैं, ये देखिए सबस्टेंस है, इसको हमने पकड़ा। ठीक उसी प्रकार जो था, अगर फूड पार्टिकल आया तो अमीबा जो है इस स्यूडोपोडिया जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रही है इसी से फूड को क्या करेगा? कैप्चर करेगा। जब फूड को कैप्चर करेगा, देखिए यहाँ पे अब ये स्यूडोपोडिया का दोनों एंड आपस में मिल गया, फूड जो था वो आ गया आपके अमीबा की बॉडी के अंदर। ये देखिए, अब जब अमीबा की बॉडी के अंदर फूड आ गया तो अमीबा के, चूंकि ये सेल है तो सेल के अंदर लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये बहुत सारे ऑर्गन थे जो सेल के अंदर मौजूद थे। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम्स में सिर्फ एक एंजाइम भरा होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी सेल के अंदर लाइसोसोम डैमेज हो गया तो वो सेल ही डैमेज हो जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो जो सेल है उस सेल का ही डाइजेशन कर देगी, और जब सेल का डाइजेशन कर देगी तो सेल ही गायब हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, तो अगर ये एनिमल सेल है, अमीबा की सेल है, तो जाहिर सी बात है इसके बॉडी में लाइसोसोम होगा। फूड आ गया अंदर, जब फूड अंदर आ गया तो अब ये जो लाइसोसोम्स है ये जाकर के इस फूड से अटैच होगा, क्योंकि फूड का डाइजेशन करना है। तो फूड देखिए कैसे अंदर आया, जब फूड अमीबा के पास में आएगा बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया इस फूड को चारों तरफ से घेर लेगा और फूड जो है वो आ जाएगा आपके साइटोप्लाज्म में। दिस प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड प्रोसेस क्या था? डाइजेशन। वहाँ क्या होगा? फूड जो यहाँ आया, इस फूड से जो इस साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम्स है वो जाकर के इस फूड से जुड़ेगा। जब फूड पार्टिकल से लाइसोसोम जाकर जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? आपका फूड वैक्यूल। देखिए यहाँ पे ये लाइसोसोम जाकर इस फूड से अटैच हो रहा है, दिख रहा है? तो जब ये लाइसोसोम फूड से जाकर अटैच होगा तो क्या बना देगा? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल होगा, और जब फूड वैक्यूल हो जाएगा तो बन जाएगा कि इसके अंदर का जो एंजाइम है वो इस या ये जो फूड है उसका क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। और डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। बड़े बड़े अणुओं को, कॉम्प्लेक्स अणुओं को छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही कहलाता है डाइजेशन। मेरी बात समझ आ रही? तो ध्यान से देखिए, फूड पार्टिकल जाके लाइसोसोम से अटैच हुआ, इसके अंदर जो एंजाइम जब ये लाइसोसोम से अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल। अब जब फूड वैक्यूल बना तो ये जो एंजाइम है, जो फूड था उसका क्या कर देगा? डाइजेशन कर देगा। डाइजेशन हो गया। डाइजेशन हो क्या रहा है? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट रहा है। अब जब डाइजेशन हो जाएगा तो जो डाइजेस्टेड फूड है, जैसा दिख रहा है कि यहाँ से निकल करके साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं।
तो यहाँ से फूड अगर निकल कर साइटोप्लाज्म में जा रहा है तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये किस प्रोसेस हो रहा है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो यहाँ से फूड है, यहाँ फूड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी तुलना में यहाँ फूड का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो फूड जो है यहाँ से फूड वैक्यूल से निकल करके साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। तो अगर फूड वैक्यूल से निकल करके साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो फूड जो है जिस प्रोसेस से यहाँ जा रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब फूड जो यहाँ पहुँचा, यहाँ जो फूड पहुँच रहा है, ये फूड जो है पूरे साइटोप्लाज्म में मिक्स होगा, मिक्स होकर के एनर्जी और दूसरे अमीबा के ग्रोथ में वो यूज होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। यूज ऑफ फूड इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड द ग्रोथ ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो जो फूड यहाँ पहुँचा वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज होगा, अमीबा की जो ग्रोथ है उसमें इस्तेमाल होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब डाइजेस्टेड फूड यहाँ मिल गया, लेकिन सारा फूड डाइजेस्ट हो गया ऐसा भी नहीं है। कुछ फूड तो यहाँ बचा होगा। तो जो फूड बचा है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो अनडाइजेस्टेड फूड इसके अंदर रह गया। अब जब अनडाइजेस्टेड फूड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो ये जो फूड वैक्यूल है अमीबा के किसी भी सरफेस पे जाकर के कहीं भी जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टच में आएगा। जो टच में आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? वो रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो जितना अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से निकल करके बाहर चला जाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड इंजेक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? फिर समझ लीजिए इंजेक्शन क्या हो रहा है? अमीबा इस स्यूडोपोडिया द्वारा फूड को कैप्चर कर रहा है, कैप्चर करके इसको साइटोप्लाज्म में ला रहा है। दिस प्रोसेस कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन हो गया। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम जाकर इस फूड पार्टिकल से जुड़ेगा। लाइसोसोम्स अगर फूड पार्टिकल जुड़ता है तो जुड़कर क्या बना देगा? फूड वैक्यूल। लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इस फूड का क्या करेंगे? यहाँ पर डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाना, यही डाइजेशन है। यहाँ डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से निकल करके साइटोप्लाज्म जाएंगे। किस प्रोसेस जाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फूड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ फूड का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो जो फूड पार्टिकल है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से फूड अगर निकल करके साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। मेरी बात समझ आ रही? एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड यहाँ पहुंचा, ये जो फूड पहुंच रहा है इसके अंदर वो फूड एनर्जी प्रोड्यूस करने में और अमीबा की ग्रोथ में यूज होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। जो फूड यहाँ पहुंचा वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में, एनर्जी देने में अमीबा के लिए, अमीबा को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जो है अमीबा के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अमीबा की ग्रोथ के लिए भी यूज होगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। यूज ऑफ फूड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी and in the growth of living beings, this process called assimilation. उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा रह गया, वो अनडाइजेस्टेड फूड इस फूड वैक्यूल के साथ साथ अमीबा के कहीं भी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे टच में आएगा तो वहाँ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? वहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर टूट गई तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से क्या होगा? बाहर चला जाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड इंजेक्शन। बात समझ आई? नाउ ये बात कर रहे थे हम सिंपल जो इनवर्स है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। in complex animal। हमको कॉम्प्लेक्स एनिमल में न्यूट्रिशन को पढ़ना है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमको जिस एनिमल के बारे में पढ़ना है वो है ह्यूमन। तो हम यहाँ पर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन।
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो जो ह्यूमन है वहाँ जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो भी जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक टाइप का है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके, जितने हायर एनिमल हैं उसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो होलोजोइक टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, जिसकी चर्चे हमने कई बार कर चुके हैं, इसका चर्चा। तो अब न्यूट्रिशन अगर ह्यूमन में हो रहा है तो ह्यूमन में वही 5 स्टेप्स होंगे। इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और साथ ही साथ इजेशन भी होगा। लेकिन ये सारे प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर आर्गन है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एक पूरा सिस्टम जो है इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा क्या था? अमीबा एक सिंगल सेल थी, तो सारा प्रोसेस जो एक सेल के अंदर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ये सारी प्रोसेस है, इजेशन है, इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है एंड इजेशन है, ये सारा प्रोसेस कई आर्गन का एक ग्रुप करता है और उस आर्गन के ग्रुप को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अमीबा में न्यूट्रिशन जो था वो पूरी एक सेल के अंदर ही कंप्लीट हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के होलोजोइक न्यूट्रिशन है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के जितने स्टेप्स हैं उस सारे स्टेप्स जो है उस स्टेप्स को कंप्लीट करने में कई आर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, और उस आर्गन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पूरे आर्गन के ग्रुप को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम क्यों कहा गया? तो याद रखिए, म्यूजिक को आप म्यूजिक सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर को आप कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, लेकिन टीवी को आप टीवी सिस्टम नहीं बोलते हैं। क्यों? सिस्टम क्यों कह रहे हैं? सिस्टम इसलिए कह रहे हैं कि जब भी किसी एक फंक्शन को कई आर्गन या कई पार्ट्स मिलके अगर करते हैं तो ये पूरा पार्ट्स मिलकर के क्या बनाता है? सिस्टम। जैसे आप देखिए कंप्यूटर सिस्टम क्या? सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये कई। तो देखिए, तो हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि आप कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर बॉडी के किसी एक फंक्शन को करने के लिए कई आर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारे आर्गन मिलकर के जो सिस्टम तैयार करते हैं वो सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे अगर डाइजेशन काम कर रहा है, अगर फूड के लिए न्यूट्रिशन को काम कर रहा है तो सिस्टम कहलाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई आर्गन मिलकर के एक ही फंक्शन को कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा सिस्टम कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। बात समझे? तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। Consist of 2 parts. First, alimentary canal, and second is called digestive gland. एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड ये पूरा मिल करके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल को, लेकिन इस एलिमेंट्री कैनाल की जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।